दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। गेमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, अपन ने जो पढ़ा था नर जनन तंत्र, उससे रिलेटेड जिसको वो याद होगा वो इस चीज़ को थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हमें क्यों पढ़ना है युग्मक जनन, क्या ज़रूरत पड़ी इसको। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको युग्मक जनन, जिसके अंदर नर जनन तंत्र पहले पढ़ाया था। और आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन। गेमेट जो होते हैं, गेमेटोजेनेसिस, उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नर युग्मक जनन जो पढ़ा था, यानी मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था वृषण जो होते हैं, वृषण के अंदर पालियां पाई जाती है, पालियों के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं के बाहर क्या पाई जाती है, क्या वो सर्टोली कोशिकाओं के बाहर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है, और उसके जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं उनके अंदर सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है और वो नरजर्म कोशिकाएं पाई जाती है। तो जब एक बच्चा जब क्या 12 से 13 वर्ष का या 14 वर्ष का होता है, तब वो एक हाइपोथैलेमस से क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज हाइपोथैलेमस जो होता है उससे एक हार्मोन रिलीज करता है, वो है GnRH हार्मोन रिलीज करता है। मैं आपको दोहरा रही हूँ उस चीज़ को कि अपन को आज किसकी ज़रूरत है। तो वो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, उसके बाद वो GnRH का निर्माण GnRH एक हार्मोन है वो रिलीज करता है। उसको बाद क्या करता है, वो दो हार्मोन रिलीज करता है वापस से। GnRH हार्मोन जो है वो दो हार्मोन का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है। LH और FSH हार्मोन निर्माण करता है। निर्माण करने के बाद वो क्या करता है, वो LH हार्मोन जो है लीडिंग कोशिकाओं के पास जाता है और लीडिंग कोशिकाओं को कहता है मतलब जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था वो रिलीज करने के लिए बोलता है। अब वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, जो नलिकाएं थी उससे बाहर था, जो शुक्रजनक नलिकाएं थी उससे टेस्टोस्टेरोन बाहर था। तो उसको टेस्टोस्टेरोन को क्या काम था कि जो नरजर्म कोशिकाएं हैं उनको शुक्राणु का डेवलपमेंट करवाना, उनका विकास करवाना और उनको पोषण देना। तो सर्टोली कोशिकाओं का काम था और टेस्टोस्टेरोन का काम था कि शुक्राणु जो है नरजर्म कोशिकाओं को फोर्स करने के बाद वो एक मतलब बहुत सारे शुक्राणु का निर्माण करेगी, धड़ क्या करेगी, शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो उसके बाद जो शुक्राणु कोशिकाएं थी वो नरजर्म कोशिकाएं थी, वो क्या करेगी, आगे जाकर शुक्राणु का निर्माण करती है। वो शुक्राणु क्या करेंगे, वो युग्मक जनन, इसके अंदर आज वो प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है युग्मक जनन। तो क्या सबसे पहले हम देखते हैं युग्मक जनन कौन होते हैं। युग्मक जनन होते हैं दो, यानी सबको पता है, एक तो होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट, है ना। तो नर और मादा दोनों क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं। उसके बाद जो नर होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और मादा जो है वो अंडाणु या अंड का निर्माण करती है। उसके बाद हम अंडाणु का निर्माण करने के बाद वो कौन सा जनन करती है, तो शुक्राणु जनन करता है शुक्र जनन, और मादा जनन करती है मादा जनन या अंडाणु जनन करती है। उसके बाद हम देखें तो अब हम लिखते हैं कि हमें युग्मक जनन कौन होते हैं। एक तो होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। नर को कहते हैं हम मेल गैमेट, और इसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। ये सब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये किसका निर्माण करता है। नर जो होते हैं और मादा जो होते हैं वो किनका निर्माण करती है, तो नर जो है वो निर्माण करता है शुक्राणु का निर्माण करता है। निर्माण किसका करता है, तो वो करता है शुक्राणु का निर्माण। और मादा जो होती है वो निर्माण करती है अंड का या अंडाणु का निर्माण करती है। शुक्राणु को हम कहते हैं स्पर्म और अंडाणु को हम कहते हैं ओवम।
ओवम कहते हैं। ठीक है, ये आगे इसके अंदर फिर जो है देखो, नर जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है, मादा जो है अंडाणु का निर्माण करती है। उसके बाद हम देखते हैं जो नर युग्मक जो होते हैं वो कौन सा जनन करते हैं, तो नर युग्मक करते हैं। नर जनन नर जो होते हैं, नर युग्मक जो होते हैं वो नर जनन या शुक्र जनन करते हैं, और मादा जो है अंडाणु जनन करती है। तो क्या करती है, देखो नर युग्मक जो है वो नर युग्मक जो है नर शुक्राणु जनन करती है, शुक्र जनन करती है, और मादा जो है वो अंडाणु जनन करती है। ये सब प्रोसेस हो गई, ये शुक्र जनन का निर्माण करता है और ये अंडाणु जनन करता है। इसके बाद हम देखें तो जो कोशिकाएं थी, अब हम शुक्राणु को दो भागों में बांटते हैं, शुक्राणु दो चरणों में बांटते हैं। शुक्राणु होता है, एक तो होता है शुक्र प्रसूजनन और दूसरा होता है शुक्राणु जनन। ये दो होते हैं, एक तो होता है माइटोडियोजेनेसिस और एक होता है मियोजेनेसिस। यानी क्या होता है, ये जो प्रोसेस है उसके दो चरण होते हैं। पहला कौन सा है, शुक्र प्रसूजनन, और दूसरा है शुक्राणु जनन। तो शुक्र प्रसूजनन किसका निर्माण करता है, यहाँ से देखें। हाँ, तो अपन देखते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम देखें इसको, आइए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, और मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद की ये प्रोसेस होगी, इसको मैंने मिटा दिया। तो क्या होगा कि ये जो नर है वो किसका निर्माण करते, कौन से दो चरणों में विभाजित करते हैं, दो चरण। क्या है, चरण। पहला चरण है फर्स्ट और दूसरा है दूसरा चरण। ठीक है, तो पहला चरण आता है उसे हम शुक्र प्रसू जनन कहते हैं, और दूसरा चरण है उसे हम शुक्राणु जनन कहते हैं। देखो ये दो चरण थे, पहला चरण है शुक्र प्रसूजनन और दूसरा है शुक्राणु जनन। इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम कहते हैं स्पर्म जेनेसिस, और इसे हम कहते हैं स्पर्म जेनेसिस। ठीक है, ये दोनों हो गए स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये दोनों प्रोसेस होती है, इसके दो चरण हैं। अब हम शुक्र प्रसूजनन को पढ़ते हैं कि जो शुक्र प्रसूजनन कहाँ से आया, है ना। तो अपन ने बताया था कि नरजर्म जो कोशिकाएं थी वो क्या करती है, जब टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर आता है, यानी शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, देखो वृषण जो होता है, मानव का जो नर जो होता है उसके वृषण के अंदर क्या पाई जाती है, 200 से 300 पालियां पाई जाती है। उन पालियों के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं, 2 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है। शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर की क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर पाई जाती है ये शुक्रजनक नलिकाएं। ये शुक्रजनक नलिकाएं हो गई है ना। ये सब प्रोसेस बता दी थी, लेकिन एक बार आपको याद दिलाने के लिए ये सब बता रही हूँ। तो वो जो 12 से 13 14 वर्ष का बच्चा होता है ना, तो वो क्या करता है, उसकी प्रोसेस हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निर्माण करता है, उसका नाम है जीन आरएच हार्मोन निर्माण करता है। वो जीन आरएच आगे जाके दो हार्मोन जो है उसका निर्माण करता है, वो है एलएच और एफएसएच का निर्माण करता है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो एलएच किसको प्रेरित करता है, वो जाके प्रेरित करता है लीडिंग कोशिकाओं को। लीडिंग कोशिकाओं जो वो है टेस्टोस्टेरोन के बाहर होता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है उसकी शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, नरजर्म कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि देखो समझ आए, ये दो कोशिकाएं थी, कौन थी, शुक्रजनक नलिकाएं। तो यहाँ पे कौन थी, ये थी सर्टोली कोशिकाएं, और यहाँ पे पाई जाती थी
यहाँ कौन पाई थी? नरजन्म कोशिकाएं। और वो जो शुक्राणु थे वो यहाँ निर्माण कर रहे थे। जो टेस्टोस्टेरोन आएगा तो वो शुक्राणु मतलब इस नरजन्म कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। प्रेरित करने के बाद ये जो नरजन्म कोशिकाएं वो शुक्राणु का निर्माण करती है। तो यही प्रोसेस है कि जो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो वो क्या है? ये शुक्र प्रसूजनन ये कहला रहा है। आगे जाके ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उन्हें हम शुक्र प्रसूजनन की कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब हम पढ़ते हैं, वो कहाँ रखा मैंने, चलो ठीक है ना। तो यहाँ तक तो अपन को समझ आ ही गया। ये शुक्र प्रसूजनन की बात करते हैं, ये दोनों कोशिकाएं थी। अब इसकी बात करते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये किसका निर्माण करती है? नर देखो हमने बताया था कि नरजन्म कोशिकाएं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं शुक्र प्रसूजनन, प्रसूजन कोशिका या फिर कोशिका नहीं लिख सकते, है ना। तो ये नरजन्म कोशिकाएं थी, नरजन्म कोशिकाएं 2n होती है, यानी डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होने का मतलब है कि ये जो 2n होती है, ये कोशिकाएं जो है ये 2n होती है। ठीक है, 2n के बाद ये जो नरजन्म कोशिकाएं हैं वो क्या है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड, अब ये जो डिप्लॉयड है, ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या विभाजन करेगी? ये कौन सा विभाजन करेगी? समसूत्री विभाजन करेगी, है ना। समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। ये नरजन्म कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है। तो ये जो दोनों, समसूत्री का मतलब और अर्धसूत्री का मतलब सब जानते हैं, फिर भी एक बार कि समसूत्री का मतलब उसके समान कोशिकाओं का निर्माण करना, अर्धसूत्री का मतलब आधी कोशिकाएं बनना। तो ये समसूत्री का मतलब है ये वापस 2n का निर्माण करेगी। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करेगी, 2n का निर्माण करती। अब ये जो 2n कोशिकाएं, ये 2n के बाद ये वापस अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये जो शुक्रजनन कोशिकाएं बनती है उनको नाम देते हैं हम शुक्राणुजन कोशिका। इनको हम शुक्राणुजन कोशिकाओं का नाम देते हैं और ये विभाजन करती है समसूत्री विभाजन। ये जो कोशिकाएं हैं ये समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री की विभाजन कोशिकाओं के बाद ये वापस क्या? अब देखो एक सवाल पूछती हूँ कि ये जो कोशिकाएं हैं ये पहले विभाजन करेगी, ये जो छोटी कोशिकाएं बनी ये पहले विभाजन करेगी या फिर क्या ग्रोथ करेगी? तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्या है? ग्रोथ करेगी और फिर विभाजन करेगी। सही बात है, ठीक है, सही बात है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? वापस से इतनी बड़ी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, ये वापस से बड़ी कोशिकाओं का निर्माण कर देगी। यह कोशिकाएं वृद्धि करेगी तो ये कोशिकाएं बड़ी हो जाएगी। अब इन कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं? ये देखो ये कोशिकाएं नरजन्म कोशिकाएं ये है। उसके बाद की शुक्रजनक कोशिका इनको कहते हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। प्राथमिक ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं निर्माण करती है, ये वृद्धि करेगी तो इतनी बड़ी कोशिकाएं हो जाती है ना। अर्धसूत्री के विभाजन के बाद ये लास्ट वाली कोशिकाएं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहलाती है। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये कोशिकाएं अगर नरजन्म कोशिकाओं के बाद ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं को हम अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो कैसा दिखता है, क्या होता है? हाँ, तो इनके अंदर क्या करवाएंगे? अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं। इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन करवाने के बाद यहाँ अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री
देखो अर्धसूत्री भी इसके अंदर दो तरह से होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो फर्स्ट वाला अर्धसूत्री फर्स्ट करवाते हैं, जिससे कि कौन सी, ये जो कोशिकाएं थी, ये कौन सी कोशिकाएं थी, ये थी 2n। यहाँ से हम मिटा देते हैं। देखो ये जो कोशिकाएं थी ये 2n थी, ये ग्रोथ करती है तो ये 2n थी। ये 2n होने के बाद ये अर्धसूत्री विभाजन कराती है। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, इन्हीं कोशिकाओं में, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं। तो ये क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन कराने के बाद ये वापस क्या हो जाएगी, n कोशिकाएं हो जाती है, n कोशिकाएं हो जाती है। ठीक है, n कोशिकाएं हो जाती है। इस एक कोशिका के अंदर करवा के देखते हैं। अब पहले एक कोशिका के अंदर करवा के देखते हैं जिससे क्या होता है। ठीक है, तो इनमें हम अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, तो ये जो कोशिका है ये 2n से n हो जाएगी। n के बाद इनमें वापस क्या है, इन कोशिकाओं को अर्धसूत्री विभाजन करवाने के बाद जो कोशिकाएं बनती हैं, इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं, प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं बनती है। ये द्वितीय कोशिकाएं बनती है, उसके बाद ये कोशिकाएं वापस क्या करेगी, ये जो कोशिकाएं थी ये n से वापस n अर्धसूत्री सेकंड करती है, तो ये n का निर्माण करती है, n का निर्माण करती है। n का निर्माण करने के बाद देखें प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका का निर्माण करती है, वापस ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करती है, जिससे कोशिका वापस द्वितीय प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। अब ये कोशिकाएं द्वितीय क्या, अर्धसूत्री, कौन सा, अर्धसूत्री सेकंड, ये कोशिकाएं अर्धसूत्री सेकंड विभाजन करती है, जिससे वापस क्या होता है, 2n का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिकाएं वापस विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिससे क्या होगा, n का निर्माण होगा, और ये भी इधर n और ये भी इधर n। तो देखो ये जो कोशिका है 2n, वो n का निर्माण करती है, और ये जो n कोशिका, ये देखो 2n कोशिका दो विभाजन होगी, n और n में विभाजित होगी। ये n वापस क्या करेगी, विभाजन करेगी, तो ये एक n का निर्माण करेगी, और ये जो कोशिका है एक n का निर्माण करेगी। तो ठीक है, अब ये वापस कोशिका n विभाजन यानी अर्धसूत्री सेकंड विभाजन करेगी, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये वापस अर्धसूत्री सेकंड करेगी, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन कोशिकाओं को नाम देते हैं शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं। शुक्राणु प्रसू कोशिकाएं
का निर्माण होता है, इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद की जो प्रोसेस है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम देखें तो इसके जो शुक्र प्रसूजनन कोशिकाएं थी, इतनी प्रोसेस इसके अंदर थी। सबसे पहले हम वापस इसे रिवाइज करते हैं। क्या करेगी, शुक्र प्रसूजनन कोशिकाएं थी वो नरजर्म कोशिकाएं, ठीक है। नरजर्म कोशिकाएं क्या होती है, 2n होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होने के बाद ये समसूत्री विभाजन करेगी तो उसके समान कोशिकाएं का निर्माण करेगी, उसके समान कोशिकाओं का निर्माण करेगी। उन कोशिकाओं को नाम देते हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। शुक्र जनन कोशिकाओं के बाद ये वापस विभाजन करती है। ये जो कोशिकाएं हैं ग्रोथ करेगी, विभाजन नहीं करती है और ग्रोथ करेगी, तो ये आकार में बड़ी हो जाएगी। आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है। आकार में बड़ी होने के बाद कोशिकाएं क्या करेगी, आकार में बड़ी होने के बाद प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं बनती है। और वापस इसमें क्या है, अब अर्धसूत्री, अब इनमें कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो कोशिकाएं थी प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कराने पर क्या फर्क पड़ता है, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये दो का अर्धसूत्री विभाजन करती है तो प्राथमिक द्वितीय कोशिकाओं को बांट देती है, ठीक है। यह अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो NN बन जाएगा। NN का मतलब है 23 और 23 डिप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड का मतलब 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम, है ना। तो ये जो है कोशिकाएं 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, तो कोशिकाएं का निर्माण होता है। तो ये n और n का निर्माण कर देती है। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं NN का निर्माण कर देती है। वापस ये अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करती है। दो विभाजन हुए थे, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। तो द्वितीय वापस कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं हैं ये बनाती है वापस द्वितीय कोशिकाएं, प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं बनाती है। द्वितीय कोशिकाएं वापस क्या करेगी, विभाजन करती है। विभाजन करती है कौन सा, अर्धसूत्री सेकेंड, जिससे क्या निर्माण होता है, शुक्राणु प्रसूजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद की कोशिकाओं को हम देखें तो शुक्रजनन का मतलब है, शुक्रजनन के अंदर शुक्रजनन इसको हमें मिटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं सेकेंड चरण की। किसकी, सेकेंड चरण की बात करते हैं। सेकेंड चरण, सेकेंड चरण में कौन था, शुक्रजनन कोशिका, शुक्रजनन, ठीक है। इसके अंदर शुक्रजनन था। ये क्या होता है, शुक्रजनन होता है हैप्लॉइड, यानी ये N होता है और ये जो विभाजन करता है डायरेक्ट एक डायग्राम का निर्माण करता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु का हेड हो गया और ये बीच वाला पार्ट जिसे हम नेक कहते हैं, और ये वापस क्या करेगा, ये मिडिल पीस, और मिडिल पीस के बाद और ये एक शुक्राणु का निर्माण कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।